हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 53 के पार्ट पे। अब आगे। विशाल पर्वत शिखर एक मैदान में अकेला और शांत खड़ा था। कोहरे के भीतर तेज और स्पष्ट प्रशिक्षण शोर और धातुओं के टकराव की आवाजें गूंज रही थीं। मिस्टी क्लाउड माउंटेन तब भी मिस्टी क्लाउड माउंटेन ही था, हालांकि उस पर स्थित मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पहले से काफी बदल गया था। संपूर्ण पर्वत शिखर अनगिनत गश्तों से भर गया था। जो कोई भी इसमें कदम रखता, छुपी हुई निगाहें उसे तुरंत देख लेती। यह बेहद कड़ी सुरक्षा वाले एक पहाड़ी किले की तरह था। यह स्थान मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का विशाल शिविर था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा बड़ी संख्या में शिष्यों की भर्ती के कारण वर्तमान मिस्टी क्लाउड संप्रदाय निस्संदेह 3 साल पहले की तुलना में बहुत बड़ा था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा 3 साल की अलग अलग कार्रवाइयों के बाद वे पहले से ही अपनी ताकत का विस्तार करने के लिए सभी उचित और अनुचित तरीकों का उपयोग करते हुए एक सामान्य गुट से अलग बन गए थे। संप्रदाय का विशाल आधार मिस्टी क्लाउड माउंटेन के शिखर पर उनकी दृष्टि तक फैला हुआ था। विशाल खुले मैदान में मानव आकृतियां इधर उधर दौड़ रही थीं। तरह तरह की गालियां और ब्लेडों के टकराने की आवाजें एक साथ इकट्ठी हो गईं। यहां तक कि आसमान में छाया हल्का कोहरा भी काफी हद तक छट चुका था। उस समय की प्रशिक्षण पवित्र भूमि में अब उस तरह का अलौकिक और असाधारण वातावरण नहीं था। पर्वत शिखर के मध्य में एक भव्य हॉल खड़ा था, मानो कोई क्रूर जानवर इस स्थान पर रेंग रहा हो। इससे कई बदलावों और कठिनाइयों से गुजरने का हल्का सा एहसास हुआ। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की स्थापना के बाद से यह भव्य हॉल पीढ़ियों से चला आ रहा था, इसलिए इसने अभी भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की कुछ पुरानी ईथर भावना को बरकरार रखा है। हालांकि भव्य हॉल के बाहर सफेद कपड़े पहने गार्डों के अंधेरे ठंडे चेहरों ने एक अतिरिक्त उदासी का एहसास पैदा किया जो लंबे समय से आसपास बना हुआ था। बड़े हॉल में काफी संख्या में लोग चुपचाप बैठे थे। जब वे नेता की सीट पर बैठे बूढ़े व्यक्ति को घूर रहे थे तो उनकी निगाहों में कुछ डर था। उनमें कोई असामान्य आवाज निकालने की हिम्मत नहीं। बूढ़े की बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। क्या यूं फैन की ओर से कोई खबर है? कुछ देर तक हॉल में सन्नाटा पसरा रहा। तभी यूनशान ने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं और बोलने के लिए धीरे से अपना मुंह खोला। यूनशान द्वारा बोलने के लिए मुंह खोलने के बाद हॉल में मौजूद हर कोई अपने शरीर को सीधा करने से नहीं रोक सका। उनमें से एक ने एक पल के लिए झिझकते हुए क्रमशः उत्तर दिया, संप्रदाय नेता यूनफैन ने कोई समाचार वापस नहीं भेजा है। मुझे लगता है कि वह अब भी मौके का इंतजार कर रहे हैं। यह सिर्फ जेन गुई पास है, फिर भी उसे वास्तव में इस हद तक विलंब करने की आवश्यकता है। यूनशान ने अपनी भौहें हल्की सी सिकाई और कहा, यह आदेश उसे भेजो। उसे 5 दिनों के भीतर जेन गुई पास पर नियंत्रण करना होगा। इसके अतिरिक्त शेष स्थानों पर अन्य लोगों को भी स्थिति के अनुसार कार्य करने का आदेश दें। हमें उनके किसी भी लहर को भड़काने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जी श्रीमान। यूनशान के आदेश सुनकर सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। के कारण संप्रदाय के नेता ने इन वर्षों में निर्णायक और साहसिक निर्णय लिए हैं। इससे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य पहले ही जियामा साम्राज्य के सभी प्रमुख शहरों में घुस चुके हैं। जब तक समय आने पर आदेश दिया जाता है, यह संभावना है कि जियामा साम्राज्य का आधे से अधिक क्षेत्र हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का होगा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए यूनशान से बात की। वह मुस्कान मनभावन थी। यह केवल पहला कदम है। हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कदम जियामा साम्राज्य पर नहीं रुकेंगे। एक बार जब हम जियामा साम्राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेंगे तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। उस समय ड्यूक्यूई महाद्वीप के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में संभवतः कोई अन्य गुट नहीं होगा जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। उस समय हमें केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अधिपति बनने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारे लिए महाद्वीप पर वास्तव में प्रभुत्व स्थापित करना केवल समय की बात है। यूनशान हंसे। उसकी आंखों में एक जंगली महत्वाकांक्षा भरी हुई थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। के संप्रदाय नेता सही कह रहे हैं। अंत में हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र गुटों की भव्य बैठक में एक मध्य स्तरीय गुट माना जा सकता है। मुझे लगता है कि अगली बैठक के समय तक हम निश्चित रूप से उन लोगों की निगाहें हटा देंगे जो कहते हैं कि हमारा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय दूरदर्शी है। यूनशान के शब्दों के पीछे सहमति भरी हंसी तेजी से चली। यूनशान के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, मैंने जो आदेश दिया है उसकी प्रगति कैसी है? ये सुनकर हॉल में मौजूद एक शख्स तुरंत खड़ा हो गया। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, संप्रदाय नेता पर भरोसा करते हुए हमने उन सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है जिनकी हमें जरूरत है। हम राजधानी में प्रवेश करने और प्राइमर कबीले को पूरी तरह से खत्म करने से पहले केवल संप्रदाय नेता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बिंदु पर बोलते समय वह थोड़ा रुका, जिसके बाद उन्होंने झिझकते हुए कहा, हालांकि प्राइमर के कबीले हाई बोडोन के पास डूहुआन की ताकत है। मुझे डर है कि अगर हम केवल उन लोगों पर भरोसा करते हैं तो यह पर्याप्त नहीं होगा। यूशा, आप दोनों इस बार प्राइमर कबीले को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। याद रखें, प्राइमर कबीले को खत्म करने के बाद आपको जियो कबीले के शेष सदस्यों को ढूंढना होगा। यूनशान की नजर हॉल के एक कोने की ओर गई और वह धीमी आवाज में चिल्लाया, जी श्रीमान। 2 बूढ़े व्यक्ति जो एक कोने में चुपचाप बैठे थे, यूनशान का आदेश सुनते ही तेजी से खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया।
हालांकि ये दोनों बूढ़े व्यक्ति कम प्रोफाइल रखते थे, फिर भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भीतर उनका स्पष्ट रूप से काफी उच्च स्थान था। इससे पता चलता है कि उनके खड़े होने के बाद हॉल में आवाजें कितनी कमजोर हो गईं। के बुजुर्ग यू दू और यूशा इन 3 वर्षों के दौरान संप्रदाय नेता की मदद से डू हुआन वर्ग में प्रवेश कर गए थे। वह हाई बोडोंग इन 2 लोगों के साथ ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति पहले रिपोर्टिंग कर रहा था उसने जब इन 2 बूढ़ों को खड़ा देखा तो मुस्कुराकर बोला। यून डू और यूशा भी कुछ हद तक चापलूसी भरी बातें सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में बिना कोई निशान छोड़े एक अजीब सी काली चमक चमक उठी। आपका मिशन प्राइमर कबीले को खत्म करना और जियो कबीले के शेष सदस्यों की खोज करना है। यह संभावना है कि राजधानी के भीतर अन्य गुट हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेंगे। निस्संदेह यदि कोई ऐसा गुट है जो अंधा है तो आप उन्हें एक साथ मिलकर नष्ट कर सकते हैं। यून शान की नजर धीरे धीरे पूरी जगह पर घूम गई और वह धीमी आवाज में बोला। यह सुनकर यू डू और यू शान ने एक बार फिर सिर हिलाया। यून शान ने अपने सभी निर्देश देने के बाद अपने शरीर को नर्म कुर्सी पर झुका लिया। उन्होंने अपना हाथ लहराया और कहा, चूंकि यही मामला है, सभी को अपने पदों पर वापस लौट जाना चाहिए। हम इस अवधि के दौरान सबसे पहले प्राइमर कबीले को खत्म कर देंगे। यून शान की ये बातें सुनकर हॉल में मौजूद हर किसी ने झट से सिर हिलाया और उन्हें खारिज कर दिया। वे तुरंत खड़े हो गए, यून शान को प्रणाम किया और धीरे धीरे बड़े हॉल से हट गए। सबके चले जाने के बाद हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हालांकि यह शांति केवल कुछ समय तक ही जारी रही, इससे पहले कि हॉल में एक निश्चित अंधेरे कोने में एक छाया उभरती। तुरंत काले रंग के कोहरे का एक समूह अजीब तरह से दिखाई दिया। याद रखें, इस बार आप जियो कबीले के किसी भी एक व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते। पिछली बार आपने जो किया वह बहुत संतोषजनक नहीं था। काले रंग का कोहरा सूखकर हॉल के बीचों बीच उभर आया और उसके भीतर से धीरे धीरे एक काली भयावह आवाज निकल रही थी। आप वास्तव में जियो कबीले से क्या पाना चाहते हैं? यह एक छोटा सा कबीला है, फिर भी उनके पास वास्तव में कुछ ऐसा है जो आपको आकर्षित कर सकता है। यून शान ने अपनी भौहें बुन ली। वह काफी समय से इस प्रश्न को लेकर उत्सुक थे। यह सबसे अच्छा है कि आप वे प्रश्न न पूछे जो आपको नहीं पूछने चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। हमारा हॉल ऑफ सोल्स आपको एक विशेषज्ञ डूजोम तक पहुंचने में मदद करने में सक्षम है, लेकिन हम आपको आपकी मूल स्थिति में वापस लाने में भी सक्षम हैं। हॉल के भीतर अंधेरी ठंडी आवाज गूंज उठी जिससे सभी के रोम रोम खड़े हो गए। यून शान का चेहरा थोड़ा कांप उठा। यून शान का पहले से प्रभावशाली और शक्तिशाली तरीका इस समय केवल कुछ अप्रसन्नतापूर्ण तरीके से अपना सिर हिला सकता था। उन्होंने कहा, लेकिन क्या होगा अगर जियो कबीले के सभी सदस्यों को मारने के बाद भी हमें वह चीज नहीं मिल पाती जो आप चाहते हैं? जियो कबीले के पास निश्चित रूप से वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। हालांकि हम ठीक से नहीं जानते कि इस पर कौन कब्जा कर रहा है। यदि हम इसे यहाँ नहीं पा सकते हैं तो हम केवल जियोयान की तलाश कर सकते हैं जो जियामा साम्राज्य से भाग गया था। जियोयान। यून शान को इस नाम की गहरी याद थी, इसलिए यह सुनते ही उनकी अभिव्यक्ति कुछ अस्वाभाविक हो गई। उन्होंने कहा, इन 3 सालों में उस लड़के के बारे में ज्यादा खबरें नहीं आईं। हो सकता है कि वह बहुत पहले किसी अज्ञात स्थान पर मर गया हो। टस्ट, मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। यह सुनते ही काले कोहरे ने एक अजीब सी हंसी निकाली। मुझे कुछ देर पहले हॉल से कुछ खबर मिली है। जियोयान का निशान ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में पाया गया जो जियामा साम्राज्य से हजारों किलोमीटर दूर है। इसके अलावा उस व्यक्ति की ताकत पहले से ही विशेषज्ञ डू हुआंस को मारने के लिए पर्याप्त है। डू हुआंस को मार डालो। वह कैसे संभव है? यून शान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह सदमे में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उसके मुंह से एक अनैच्छिक चीख निकल गई। हालांकि उस व्यक्ति ने यून लेन को मारने के लिए एक प्रकार की अत्यंत शक्तिशाली अग्निकमल डू कौशल का प्रदर्शन किया था जिसकी ताकत डू वान की थी, लेकिन डू हुआन को मारना एक पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना भिन्न था। यह कुछ भी असंभव नहीं है। उस समय उसे जियामा साम्राज्य से भागने की अनुमति देना आपके लिए एक गलती थी। हम भविष्य में तुम सचमुच उस लड़के के हाथों मारे जा सकते हो। काले कोहरे से आने वाली आवाज गहरी और ठंडी थी। यून शान का चेहरा हिल गया। जब वह भयावह तरीके से बोला तो उसकी आंखों में सघनता आ गई। तो क्या हुआ अगर वह डू हुआन को मार सकता है? उस समय मैंने उसे उस कुत्ते की तरह भागने के लिए मजबूर किया जिसने अपना घर खो दिया था। इस बार भी मैं वैसा ही कर सकता हूँ। टस्क टीएसके, उस स्थिति में मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। हालांकि यह सबसे अच्छा है कि आप इससे पहले जियो कबीले के सभी शेष सदस्यों को पकड़ लें, अन्यथा हॉल का प्रमुख वास्तव में क्रोधित हो जाएगा। काला कोहरा लक्ष्यहीन रूप से चारों ओर फैल गया। अजीब तरह से लहर के साथ गायब होने से पहले इसने एक ठंडी हंसी छोड़ी। जब उसने 2 शब्द सुने, हॉल के प्रमुख, तो यून शान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया। उसने उस स्थान की ओर देखा जहां काला कोहरा गायब हो गया था और उसने धीरे से अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में एक घनी ठंडी चमक चमक उठी। इस बार मैं निश्चित रूप से पूरे जियो कबीले को खत्म कर दूंगा। दूसरी ओर जियामा, पवित्र शहर जियामा साम्राज्य की राजधानी, पूरे साम्राज्य का सबसे अधिक हलचल वाला शहर होने के नाते इसमें प्रतिदिन उपभोग और उत्सर्जित होने वाला मानव प्रवाह काफी भयावह संख्या तक पहुंच गया था। हालांकि इस हलचल भरे शहर में इस समय कुछ दबाव भरा माहौल था। वहां एक तूफान आने का हल्का सा दबा हुआ एहसास था।
ऐसी भावना स्वाभाविक रूप से प्राइमर कबीले द्वारा फैलाई और बनाई गई थी, जिसने अचानक अपने सभी नीलामी घरों और दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की थी। साम्राज्य के 3 बड़े कुलों में से एक की इस कार्रवाई ने निस्संदेह सभी को संकेत दिया कि उनके सिर पर काफी बड़ी मुसीबत आएगी। जनता के पास कुछ ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो अच्छी तरह से सूचित थे। इसलिए कुछ अफवाहें फैल गईं कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास प्राइमर कबीले को खत्म करने की योजना थी। यह अफवाह फैलते ही शहर में काफी हंगामा मच गया। जियामा साम्राज्य के लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय इन कुछ वर्षों में तेजी से अहंकारी होता जा रहा था। प्राइमर कबीले के मुख्यालय के भीतर, जो शहर के दक्षिण में स्थित था, माहौल असाधारण रूप से तनावपूर्ण था, जबकि अफवाहें पूरे शहर में फैल रही थीं। चिंतित मानव आकृतियां हवेली में आगे पीछे घूम रही थीं। इस हवेली की बेहद कड़ी सुरक्षा के लिए सभी गार्डों को भी दूसरी जगहों से वापस तैनात कर दिया गया था। अंधेरे में ठंडी, टिमटिमाती चमक वाले अनगिनत तीरों के गुच्छे पूरी हवेली में अस्थिर रूप से लहरा रहे थे। किसी भी बिन बुलाए मेहमान के सामने आने पर तुरंत तीखे लंबे तीर छोड़े जाएंगे। जबकि मानव आकृतियां पूरी हवेली में इधर उधर भाग रही थीं, हवेली के केंद्र में विशाल बैठक कक्ष में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उस स्थान पर बैठे सभी लोग प्राइमर कबीले के मुख्य सदस्य थे। इस समय उनके भाव अधिकतर बदसूरत थे। हाफी, क्या यह खबर सच है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय हमारे प्राइमर कबीले पर हमला करने वाला है? हॉल में एक बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ ली और धीरे से पूछा। जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति का प्रश्न सुना तो हॉल में सभी की निगाहें उस महिला की ओर टिक गईं जो नेता की सीट पर बैठी थी। उसका का चेहरा भी इस समय एक गंभीर अभिव्यक्ति से ढका हुआ था। उसने सभी की आंखों के सामने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, पहले बुजुर्ग, यह खबर वास्तव में सच है। यह संभावना है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय वास्तव में 2 दिनों के भीतर कार्रवाई करेगा। हालांकि हर किसी के दिल में पहले से ही इसका जवाब था, फिर भी हाँ फी की पुष्टि सुनकर हॉल में कई लोगों के चेहरे और भी गहरे हो गए। प्रथम बुजुर्ग कहे जाने वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा कुछ परिचित था। यदि कोई इसे ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि वह उस समय प्राइमर कबीले का प्रमुख था, प्राइमर तेंगशान। हालांकि जिस तरह से याफी ने उन्हें संबोधित किया, उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने इन 3 वर्षों के दौरान कबीले के मुखिया का पद सौंप दिया हो। याफी की बातें सुनकर प्राइमर तेंगशान ने धीरे से आह भरी। यह सब जियो कबीले के उन साथियों के कारण है। अगर हमने उनकी मदद नहीं की होती तो हम मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को नाराज नहीं करते और आज समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। 3 शब्दों मिस्टी क्लाउड सेक्ट द्वारा लाए गए दबाव के कारण कुछ तीखी आवाज सुनाई दी। आवाज उठते ही काफी संख्या में सहमति बन गई। स्पष्ट रूप से जब आपदा आई तो वे अंततः अपने दिल में विचार को दबाने में असमर्थ थे। तुम सब चुप रहो। मीटिंग रूम में शोर सुनकर प्राइमर तेंगशान तुरंत क्रोधित हो गए। उसकी हथेली मेज पर जोर से पटकी। अचानक तेज आवाज ने सभी को चौंका दिया और चुप हो गए। प्राइमर तेंगशान ने शांत चेहरे वाले व्यक्ति की ओर देखा जो सभी को दबाने के बाद उसके बगल में व्हीलचेयर पर बैठा था। उसने तुरंत याफी के बगल में अपनी आंखें बंद करके हाई बोडोन के कुछ बर्फीले ठंडे चेहरे पर नजर डाली। जियोडिन की नजर धीरे धीरे सबके चेहरों पर पड़ी। जो कोई भी उससे नजरें मिलाता वह एक पल बाद अनजाने में अपनी नजरें दूसरी ओर मोड़ लेता। हालांकि इस आदमी के पैर फिलहाल विकलांग थे, लेकिन हर किसी को अनजाने में किसी अज्ञात कारण से कुछ ठंडक महसूस होती थी जब वे उस चेहरे को देखते थे। पहले बुजुर्ग तेंगशान, यह मामला वास्तव में हमारे जियो कबीले से संबंधित है। जियोडिन हंसे। उनकी नजर प्राइमर तेंगशान की ओर गई और उन्होंने कहा, यदि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय वास्तव में प्राइमर कबीले पर हमला करना चाहता है तो आप मुझे या कबीले के आधे सदस्यों को भी उन्हें सौंप सकते हैं, जिसके बाद आप घोषणा कर सकते हैं कि ये सभी जियो कबीले के बचे हुए लोग हैं। कृपया अन्य कबीले सदस्यों को चुपचाप जाने देने का कोई तरीका सोचने का प्रयास करें। जियो कबीले को एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमारे खून का कुछ हिस्सा बचा रहना चाहिए। जियोडिन की बातें सुनकर हॉल में कई लोग कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। जैसे ही उन्होंने पूर्व के चेहरे पर लटकी मुस्कान को देखा, उनके दिलों में ठंडक और अधिक तीव्र हो गई। एक अनौपचारिक स्वर में उसने खुद को और अपने आधे कबीले को सौंप दिया था। इस युक्ति को दुष्ट नहीं कहा जा सकता। जियोडिन के शब्दों पर प्राइमर तेंगशान की पलकें भी झपकी। उसने धीरे से अपने दिल में बोलने से पहले मुस्कुराते हुए जियोडिन को गहराई से देखा। वह भले ही युवा है, लेकिन वह बिल्कुल तर्कसंगत बना हुआ है। जियो कबीले को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह ऐसी प्रतिभा के साथ समृद्ध नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से छोटे साथी जियोडिन, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई भी आपको नहीं सौंपेगा। भले ही मुझे अपनी और प्राइमर कबीले की आधी जान जोखिम में डालनी पड़े, बुरा मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अचानक बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। सभी ने अपना सिर उठाया और देखा कि हाई बोडोन ने अनजाने में अपनी आंखें खोल दी थीं। उन हरी भरी नीली आंखों में इस समय एक ठंडी चमक झिलमिला रही थी। जिस किसी को भी कोई आपत्ति थी, उसके पास इस ठंडी चमक के सामने बुद्धिमानी से शब्दों को अपने मुंह में निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियोडिन चौंक गया। वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझ गया था कि यदि हाफी और हाई बोडोन ने प्राइमर कबीले के भीतर उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश नहीं की होती तो संभावना थी कि जियो कबीला पहले ही अपनी सुरक्षा खो चुका होता। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस स्तर तक चीजें विकसित होने के बाद भी हाई बोडोन इतना जिद्दी था। वह प्राइमर कबीले का आधा हिस्सा भी खोने को तैयार था। ओल्ड हाई, क्या आप अभी भी तीसरे भाई के लौटने का इंतजार कर रहे हैं? जियोडिन धीरे से आह भरने से पहले फूट फूट कर हंसा। इस समय उसमें भी इतना बड़ा आत्मविश्वास न रहा।
शायद वह केवल यही आशा कर सकता था कि जियोयान भविष्य में वापस आ सकेगा और जियो कबीले का बदला लेने में मदद कर सकेगा। हाँ, मुझे उस आदमी पर भरोसा है। हाई बोडोन जोर से हंसा। उसकी नजर तुरंत प्राइमा तेनशान पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि जियो कबीले के कारण मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने वास्तव में हम पर प्राइमा कबीले पर हमला करने का फैसला किया है? ऐसा नहीं है कि आप इन कुछ सालों में उनकी गतिविधियों से अनजान हैं। साम्राज्य के 3 बड़े कुल और यहाँ तक कि शाही परिवार भी। हम बस इंतजार करें और देखें कि कौन सौभाग्य से बच पाएगा। प्राइमा तेनशान चुप थे। वह तुरंत फूट फूट कर हंसा और आह भरी। वह इस बात से कैसे अवगत नहीं हो सकता था कि वर्तमान मिस्टी क्लाउड संप्रदाय साम्राज्य में गुटों की सफाई के संकेत दे रहा था। हालांकि यह बेहतर होगा यदि वे इसमें थोड़ी देर और देरी कर सकें। वह अपने दिल में इस तरह से सोच सकता था, लेकिन उसने इसे आवाज देने की हिम्मत नहीं की। हाई बोडोन कबीले के भीतर सच्चा ग्रैंड एल्डर था। प्राइमा कबीले को उसकी वर्तमान स्थिति हासिल करने में सक्षम बनाने में उनके श्रेय के बारे में कोई संदेह नहीं था। यहाँ तक कि उसने उससे विवाद करने का साहस भी नहीं किया। बेशक अगर हाई बोडोन के पास केवल याफी की क्षमता के साथ प्राइमा कबीले के भीतर इतनी बड़ी प्रतिष्ठा नहीं होती, तो उसे कबीले को नियंत्रित करने में कठिनाई होती, भले ही वह कितनी भी सक्षम क्यों न हो। अब क्या करें? हम न्यू कबीले, नालन कबीले, अल्केमिस्ट एसोसिएशन या शाही परिवार से मदद के लिए अनुरोध क्यों नहीं करते? प्राइमा तेनशान ने फिर से आह भरी। यह बेकार है। हाँ, फी ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसकी चमकदार आंखें बड़े हॉल में घूमी, उसकी उंगली ने धीरे से मेज पर दस्तक दी। उसने कहा, मिस्टी क्लाउड की स्ट्रेंथ वर्तमान में बहुत बढ़िया है, यहाँ तक कि वे उन्हें उकसाने की हिम्मत भी नहीं करते। फिर क्या हम यहीं बैठे रहें और मरने का इंतजार करें? हॉल में कुछ लोग अब इसे सहन नहीं कर सके, जैसा कि उन्होंने पूछा था। याफी ने अपनी आंखें उठाई, अपना सिर घुमाया और प्राइमा तेनशान से कहा, पहले बुजुर्ग, सबसे खराब स्थिति की तैयारी के लिए मैंने पहले ही चुपचाप हमारे प्राइमा कबीले की कुछ युवा पीढ़ियों को हमारे कबीले की रक्षा के लिए राजधानी से बाहर भेज दिया है। अगर यह वास्तव में उस चरण में आता है तो मुझे डर है कि आत्मसमर्पण के अलावा हम केवल अपनी मौत तक लड़ सकते हैं। ओह लड़की, तुमने वास्तव में हमारे कबीले के भागने का रास्ता तैयार करने के बारे में बहुत पहले से सोच लिया है। हालांकि उस तरह की स्थिति भी बहुत भयानक है। प्राइमा तेनशान यह सुनकर चौंक गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन बातों का अभी अभी एहसास हुआ हो। आत्मसमर्पण? मुझे नहीं लगता कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा अंत अच्छा होगा। प्राइमा तेनशान ने फिर से आह भरी। वह बस बोलने ही वाला था कि पूरे जियामा साम्राज्य के आकाश में अचानक गड़गड़ाहट जैसा विस्फोट हुआ। विस्फोट लगातार जारी रहा, जिससे पूरे शहर की निगाहें आसमान पर टिक गईं। इस समय विस्फोट के स्रोत पर ऊर्जा से एकत्रित एक बादल बन गया था। बादल के किनारे एक लंबी तलवार थी जो तेज आभा उत्सर्जित कर रही थी, क्योंकि यह सीधे पूर्व में छेद कर रही थी। यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का संकेत है। आकाश में विशेष ऊर्जा चिन्ह को देखते ही पूरा शहर विस्मयादिबोधक की लहरों से गूंज उठा। कुछ संवेदनशील लोगों ने हैरान चेहरे दिखाए। क्या यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय वास्तव में प्राइमा कबीले पर हमला करना चाहता था? प्राइमा कबीले के भीतर से काफी संख्या में लोग हॉल से बाहर आ गए। उन्होंने आकाश में निशान को देखा और उनके भाव तुरंत हल्के सफेद हो गए। प्राइमा कबीले, जियो कबीले के शेष सदस्यों को सौंप दो, अन्यथा आज वह दिन होगा जब आपका वंश समाप्त हो जाएगा। एक शक्तिशाली डुक्यूई द्वारा एक ठंडी, उदासीन चीख निकाली गई, जो निशान दिखाई देने के कुछ देर बाद ही पूरे जियामा पवित्र शहर में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।